अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पिछली क्लास में 2D ज्योमेट्री पूरी देख चुके थे और 2D ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक आपकी क्लास में चल रही है उस बुक से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। अगर आपकी स्पीड कम है या आप अभी तक नहीं लगा पाए हैं तो इसकी जानकारी आप अपने क्लास में जो भी अध्यापक हैं इस समय उनको सूचित कर दीजिए, सर अभी हमारा काम नहीं हुआ है। फ़िलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में जब हमने पहली क्लास ली थी तो हमने आपको 2D और 3D के बारे में बताया था। आज बारी है 3D पढ़ने की। 2D और 3D में बस एक D का अंतर है। 2 में 2 D हैं और 3 में 3 D हैं। इसका मतलब ये है कि जो 3D बना है इसको कुछ यूँ समझ लीजिए कि 2D के साथ बस एक D और बढ़ गया है। 2D के साथ एक D और बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2D में लंबाई और चौड़ाई थी और 1D अगर बढ़ा तो ऊंचाई बढ़ गई होगी। दो माइंड सेट आपको बना लेने हैं। पहला माइंड सेट तो ये है कि 3D 2D से ही मिलकर बनाई गई है, अर्थात 3D के हर फिगर में 2D इंक्लूडेड है, लेकिन 2D के किसी फिगर में 3D इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 2D के साथ में जब एक D बढ़ाई जाती है तो 3D का निर्माण होता है। और देसी फंडे में हमने बताया था कि वो हर पात्र जिसमें आप कुछ भर के रख सकते हो, गेहूँ, चावल, आटा, पानी, दाल, वो सब 3D हैं। वो 3D की कौन सी आकृति है ये उनके आकार आकृति देख करके पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली वो कोई ना कोई आकृति है, वो किसी न किसी आकृति का हिस्सा है, वो किसी न किसी 3D का हिस्सा है। 3D के अंतर्गत हम SSC, MTS, CGL, प्रीलिम्स और SSC GD, UP पुलिस, UPSI आदि वनडे एग्ज़ाम्स में हम 3D के कौन कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा एग्ज़ाम पूछता है, उनको हम सबसे पहले एक दृष्टि में देखते हैं। याद रखना, फिर हम बता रहे हैं कि 3D तभी बना है जब 2D के साथ एक D जुड़ गया है, अर्थात 2D की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ इंक्लूडेड हो सकती हैं और एक D बढ़ने के कारण कुछ और प्रॉपर्टीज़ बढ़ सकती हैं, इसीलिए हमने उसे 3D नाम दिया है। 3D में आप पढ़ेंगे क्या क्या, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको बीमारी का नहीं पता होगा तब तक आपका डायग्नोज ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। 3D में हम क्या पढ़ेंगे, 3D में एक फेमस आकृति है घनाभ, जैसे आप खूब जानते हैं, नाम सुना है मतलब। दूसरा आप पढ़ेंगे घन, तीसरा आप पढ़ेंगे बेलन, फिर आप पढ़ेंगे गोला, फिर आप पढ़ेंगे अर्धगोला, फिर आप पढ़ेंगे शंकु। और मेरा और अगर मन होगा पढ़ाने का, वैसे मन क्या है वो आप लोगों की डिमांड पर और आप लोगों के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है ना। पिरामिड, मोबाइल फ़ोन की दुनिया से जब बाहर आकर के एक बार अपनी किताबों में इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो हो सकता है आपका मन जागृत हो जाए, अच्छी नौकरी पाने के लिए आप लालायित हो जाएं और इसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएं, तो भी कुछ भी पढ़ाना असंभव नहीं है। इसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, इसको आप इंग्लिश में हेमीस्फीयर कहते हैं, हेमीस्फीयर, इसको आप इंग्लिश में कोन कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम कोन फ्रस्टम भी पढ़ेंगे, कोन फ्रस्टम भी पढ़ेंगे, जैसे हम शंकु छिन्नक कहते हैं। और आप इसी में प्रिज्म पढ़ सकते हैं।
अगर नहीं इस बार की क्लास में, तो जब आप लोग और अच्छे से हमारे पास आएंगे दोबारा रिवीजन में, तो हम प्रिज्म और पिरामिड को भी इंक्लूड करेंगे। इतनी आकृतियों की आप चर्चा करेंगे। अप्रॉक्सीमेट कितनी क्लासेस होंगी इसमें, ज़रा ये भी समझ लिया जाए। घनाभ और घन में एक क्लास निपट जाएगी, बेलन और गोला में एक क्लास से 1.5 क्लास लग जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक आप 2 क्लास मान लीजिए, एक क्लास ये मान लीजिए 3 क्लास, एक पूरी क्लास ये मान लीजिए 4 क्लास। 4 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होंगे, फिर आप अपनी एक्सरसाइज की बात करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपको थोड़ा सा भी पढ़ा दिया जाए और हम ये कह दें कि आज एक्सरसाइज में आपको प्रवेश करना है, तो फिर एक्सरसाइज के 8-10 सवालों की तरफ आप ज़रूर बढ़ जाया करिए। अपनी मानसिक स्थिति बना लीजिए पढ़ने के लिए। अपने कमरे में जहाँ भी आप बैठे हैं उसमें एक बार अपनी नज़र घुमाइए चारों तरफ इधर उधर, और देखिए वहीं से हम आपकी गणित को निकाल करके लाएंगे। देखिए कैसे लाते हैं, क्या होता है, समझिए। हेडिंग बना लीजिए घनाभ, हम ज़रा जल ले लें। घनाभ, हाँ जी, हम घनाभ की चर्चा करेंगे, क्यूबॉइड की चर्चा करेंगे। आपके घर में जो धूप बत्ती जिस डिब्बे में आती है, मसाले का पैकेट जिस डिब्बे में आता है, माचिस जिस डिब्बे में आती है, वो सब घनाभ के उदाहरण हैं और बेहतर उदाहरण हैं। ठीक है। घनाभ को, गोले को, शंकु को, बेलन को, अर्धगोले को, प्रिज्म को, पिरामिड को सच में बोर्ड में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि हमारा कोई भी बोर्ड जो जनरल जो मैनुअल बोर्ड हैं ये सब 2D हैं, और हम किसी भी 3D आकृति को 2D प्लेन पे नहीं दिखा सकते। तो हम दिखाने के लिए उनको ओवरलैप्ड पोजीशन में दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने परिवेश में उपस्थित उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी बोर्ड पे वो सही आकृति नहीं है। देखिएगा, ये एक आयत है, जैसे माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी का एक हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा, और ये ABCD आप चाहें तो बाद में नाम रखिएगा। अब ये जो चीज़ बन रही है ना, ये यहाँ नहीं बनती है, लेकिन अब चूँकि बोर्ड में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा। अगर हम इस पूरे फिगर का एक बार एनालिसिस करवाएं, तो हम आपको बता सकते हैं कि देखो 2 इस तरह की आकृतियां आपको दिख रही होंगी, 2 इस तरह की आकृतियां आपको दिख रही होंगी, ये और ये और ये 2 आकृतियां आपको समझ में आ गई। ठीक है, 2 आकृतियां ऐसी हैं, 2 आकृतियां ऐसी हैं, और 2 आकृतियां ऐसी हैं। कैसी हैं? ऐसी हैं। आप ध्यान से देखिए, ये आकृति आपको दिख रही है, ये एक आपको ये दिख रही है, ये 2 ऐसी दिख गई सेम, 2 आपको ऐसी दिख रही हैं, ये देखिए, ये आपको 2 दिख रही हैं, ये, और 2 ऐसी दिख रही हैं, वो तो हम स्टार्टिंग में ही बनाए थे, सॉरी, ये और ये दिख रही हैं।
सबसे पहले बात आती है हम इसको नॉमिनेट कैसे करेंगे। इसका नामकरण ABCD जो आप रखते हैं वही सही नहीं रख पाते हैं कुछ लोग। तो इसको नॉमिनेट करने के लिए एक जैसी आकृतियां जो हैं उनके आप नाम लिख दीजिए। जैसे चाहे इसका नामकरण कर लीजिए तो फिर इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए तो फिर इसका कर लीजिए, मतलब एक जैसी आकृतियों के नाम। सो हम अगर इसको करते हैं तो A B C D E F G H, इस तरह से घनाभ का नॉमिनेशन हो गया। घनाभ के कोनों को प्रदर्शित करने के लिए जो टोटल अल्फ़ाबेट लगे हैं वो 8 लगे हैं, क्योंकि ABCDEFGH में हमने किसी को छोड़ा नहीं है और H 8वें नंबर पे आता है। ये जो कोने हैं ये आपके कमरे के कोने हैं। जिधर टीवी चल रही है उधर देखिए, एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, फिर दूसरे जहाँ दरवाज़ा लगा है एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, 4 हो गए। फिर आपके बैक साइड में जिधर कूलर रखा रहता था एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, उसके दूसरे अपोजिट साइड में एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, 8 कोने। इन्हें हम 8 शीर्ष कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं तो आपका उत्तर होगा 8। 3 बातें पूछी जाएंगी आपसे। घनाभ में फलक, शीर्ष और कोरे, ठीक। तो फलक कितने होते हैं घनाभ में? घनाभ में फलक मतलब सामने की दीवार, पीछे की दीवार 2, जहां आपके पैर हैं 3, छत 4, लेफ्ट साइड 5, राइट साइड की 6, टोटल 6 दीवारें यानी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोरे। ध्यान रखना 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोरे घनाभ में होती हैं। और अन्य आकृतियों में शीर्ष, कोरे और फलक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला भी होता है जो हम अन्य बहुभुजी आकृतियों या बहुभुजी पिरामिडों के लिए उस तरह के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फिलहाल उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद रखेंगे घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष, 12 कोरे, ठीक। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? घनाभ का मतलब आयतन का मतलब होता है किसी भी पात्र में आप किसी भी द्रव्य की कितनी मात्रा को समायोजित कर सकते हैं, उसे हम आयतन कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि 1 लीटर का डिब्बा है, यानी उसमें पानी का जो संग्रहण है वो 1 लीटर किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं उसका आयतन। उसके खाली जगह में कितनी द्रव्य की मात्रा, द्रव्य कितनी स्थान ले सकता है, कितनी खाली जगह उसके अंदर पड़ी है, उसे आयतन कहते हैं। जैसे आपके कमरे में आयतन है, वहाँ भूसा भरा जा सकता है, वहाँ गेहूँ भरा जा सकता है, वहाँ कोई भी ऐसा पदार्थ जो वहाँ संरक्षित किया जा सके उसे भरा जा सकता है। तो वो कितने अमाउंट में आया, इसके कैलकुलेशन के लिए जो हम मैथमेटिकल स्टेप का यूज करते हैं उसे हम आयतन कहते हैं। आयतन निकालने का तरीका जो है वो हम आपको याद नहीं कराएंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, आयतन को V से डिनोट किया जाता है। जी हाँ, उसको हम V से डिनोट करते हैं, तो हमने V से डिनोट कर दिया। कक्षा 12 के अगर स्टूडेंट के कुछ बच्चे बैठे हैं, कक्षा 12 जो हमसे पढ़े हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स हमसे पढ़ी है, उन्हें याद होगा कि हम इलास्टिसिटी 11th क्लास में जब पढ़ाते थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम 12th क्लास में पढ़ाते थे, तो हम उन्हें तार के आयतन के बारे में समझाते थे और अक्सर हम कहते थे क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, राइट। आप यहाँ से देखिए, अगर हम कह दें कि ये वाली साइड L है, यानी लंबे लंबे जो साइड आपके कमरे की है वो L है, तो अगर ये L है तो फिर ये भी L होगी, ये भी L होगी, ये भी L होगी। बोलो हाँ या ना। ये L, ये L, ये L, ये L, ठीक। अगर ये B है, सपोज करिए ये B है, ये B है,
ठीक, तो ये बी, तो ये बी, ये बी और ये बी, 8 हो गई। अगर ये H है तो ये H, ये H, ये H और ये H। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये L है, ये B है, तो क्या ये आयत है? यहाँ आयत तो चित्र में दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि ये चित्र ही सही नहीं है। आप अपने कमरे को ध्यान से देख लीजिए, कमरे में ये L लंबा लंबा और B ऐसे चौड़ा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, और ऊंचाई दीवार की जो है वो H दिख रही होगी, और ऊंचाई से रिलेटेड 4 बातें होंगी आपको दिख रही होंगी, लंबाई से रिलेटेड भी 4 बातें आपको दिख रही होंगी। ठीक, तो इस तरह से टोटल 12 जिन्हें आप कोरे कहते हैं वो समझ में आपको आ गई। अब अगर हम कहें कि आयतन का एक फार्मूला क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये एक आयत ही है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, और ऊंचाई का गुणा यानी H से हम करा देंगे, तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू H। मैं ऐसा बोल सकता हूँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, V बराबर LBH। अच्छा, अगर समझो अगर L को सेंटीमीटर में लिया गया होता, B को भी सेंटीमीटर में लिया गया होता, C को भी यानी H को भी सेंटीमीटर में लिया गया होता, तो सेंटीमीटर 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 का भी 3 बार गुणा होता इसी तरह, तो बन जाता सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आयतन का मात्रक हो गया। या अगर मीटर में लिया जाता तो मीटर क्यूब या घन मीटर हो जाता। ठीक है, या लीटर में लिया जाता तो लीटर हो जाता। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। और एक पैमाना भी आप याद रखेंगे, ये आगे काम आएगा। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसे याद रखिएगा। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। LBH समझ में आपको आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कभी कभी क्या होगा, आपसे कह देगा कि नहीं, इसके ये जो धरातल है, जो पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इतनी है, तो आयतन क्या होगा? तो ये एरिया ही तो है। ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पे, आधार का क्षेत्रफल या आधार के पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यही तो क्यूबॉइड में चल रहा है। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर ये आयत हो सकता है तो इसी तरह का ऊपर ये वाला आयत बन रहा था, यह भी एक आयत बन रहा है, यह भी एक आयत बन रहा है, यह भी एक आयत बन रहा है, यह भी एक आयत बन रहा है। तो इन सभी आयतों के भी एरिया हो सकते हैं। जैसे ये वाला आयत है तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसी तरह इधर वाला भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि जो बी ये है वही बी ये है, जो एच ये है वही एच ये है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल आएगा। L गुणा बी जैसे इसका आया तो ऊपर वाले का इसका भी तो L गुणा बी आएगा, L गुणा बी। तो 2 तो ये हो गए और 2 ये B गुणा H हो गए। H गुणा L भी कहीं बन रहा होगा, क्यों नहीं बन रहा है? ये देखिए ना, H गुणा L भी बन रहा है, H गुणा L। नीचे भी H गुणा L बन रहा है, यानी सभी आकृतियां 2 2 2, यानी 2 आकृतियां एक तरह का आयत, 2 एक तरह के आयत, 2 एक तरह के आयत हैं, और सबका एरिया होगा। यानी अगर सबके एरिया को निकाल करके हम जोड़ दें तो हम कहेंगे वो घनाभ का संपूर्ण एरिया है, वो घनाभ का संपूर्ण एरिया है। चलिए करेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल ये L गुणा बी 2 बार है, तो हम डायरेक्ट, अच्छा इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को शॉर्टकट में टोटल सरफेस एरिया। L गुणा बी 2 बार है तो 2L गुणा बी प्लस B गुणा H भी 2 बार है, 2B गुणा H
और h गुणा एल भी 2 बार है, तो 2h गुणा एल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम चलेंगे। आप जहाँ टीवी लगी है उस टीवी के बगल वाले कोने को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले कोने को, और उस ऊपर वाले कोने से जिस साइड में कूलर लगा रहता था, जहाँ पे लाइट का एक बोर्ड लगा है, वहाँ के नीचे वाले कोने को देखिए। देख रहे हैं आप? इसी तरह दूसरे कोने भी देखे जा सकते हैं, सबसे ऊपर का कोना, दूर सबसे नीचे का कोना। क्या इस कमरे में इससे बड़ी लंबाई का बांस, इससे बड़ी लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है? बोलिए, नहीं रखी जा सकती ना। इसे कहते हैं घनाभ का विकर्ण। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक घनाभ की भुजा इतनी 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 है, इसके अंदर रखे जा सकने वाली सबसे लंबी लकड़ी की लंबाई क्या होगी, इसके अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी? ऐसे प्रश्न हमसे पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब का मतलब है हमें घनाभ का विकर्ण निकालना है। और कौन सा ध्यान रखना, एकदम ऊपर वाले कोने से दूर सबसे नीचे वाला कोना। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है, आप एक बार नजरें दौड़ाइए, नीचे वाले कोने से नीचे वाले कोने को देखिए, एकदम आमने सामने, जैसे ऊपर से नीचे देख रहे थे उसी का नीचे से नीचे देखिए। एक भुजा गई है, कुछ ऐसा देख रहे होंगे आप, ऐसा। फिर इस जब कोने पर पहुंच जाइए तो एकदम ऊंचाई पर देख लीजिए जहां टीवी लगी है, ऐसे। फिर उसको नीचे देख लीजिए तो ऐसे। यही तुम्हारा विकर्ण है। बोलो है कि नहीं है? यही विकर्ण है। ये क्या है? ऊंचाई है। वो जो नीचे से नीचे कोना आप देख रहे हैं वो भी तो किसी आयत का विकर्ण ही है। उसको कैसे निकालेंगे? उसको सारी 3D ज्योमेट्री भूल जाइए, आप नीचे फर्श को देखिए ध्यान से। यू चौड़ाई, यू लंबाई, और ये कोने से कोना, यानी √L² प्लस B²। ये साइड हमारी जो है वो है √L² प्लस B², और ये है H। तो विकर्ण आ जाएगा। तो हम आगे इसी को करेंगे, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। तो घनाभ के विकर्ण में हम क्या करेंगे? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण। तो अगर हम घनाभ के विकर्ण की चर्चा करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, D बराबर या D² बराबर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, √L² प्लस B² का स्क्वायर और प्लस H²। सो इसका अंडर रूट से स्क्वायर खत्म होगा, L² प्लस B² प्लस H²। सो D इक्वल टू आएगा √L² प्लस B² प्लस H²। किसी कमरे के भीतर रखे जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, इससे लंबी किसी भी कमरे में उस कोने से उस कोने तक की लंबी, इससे लंबी लकड़ी इस कमरे में नहीं रखी जा सकती है ना। तो ये D इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H²। अच्छा चलिए, इनकी पार्श्व सतहों के क्षेत्रफल मान लीजिए, ये L है, ये मान लीजिए इसका एरिया जो है LB है, ये BH है, ये HL है, यही तो है। अगर हमसे कोई कह दे इसके पार्श्व सतहों के एरिया वो XYZ हैं, जैसे ये कह दे कि ये X है
इसका एरिया, तो अगर इसका एरिया x है तो इसका भी एरिया x होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका एरिया y है इस तरह की आकृति का, तो इस तरह का एरिया भी y ही होगा। इस तरह का z है तो इस तरह का भी z ही होगा। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस नॉर्मल बातें हम सिर्फ जानकारी में ला रहे हैं। x y z है तो इस घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यदि घनाभ के पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल x y z सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आपके नोट्स का हिस्सा होना चाहिए ये। घनाभ का आयतन क्या होगा, राइट। अच्छा, अगर ये x है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये L गुणा B बराबर x रहा होगा, B गुणा H बराबर y रहा होगा और H गुणा L बराबर Z रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा। और अगर हम इन तीनों का आपस में गुणा करा देते हैं, अगर हम इन तीनों को आपस में गुणा करा दें, सो वी फाइंड हेयर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। सो इट विल बी LBH। देखिए पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल है, मतलब ऐसा नहीं कि x इधर का भी है तो फिर x इधर भी जोड़ो, नहीं, वो एक बार में ही x लेना है। एक्स वाई जेड आ गया तो LBH होता है आयतन। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड बराबर LBH। सो यही हमारा आयतन है, तो हम कहेंगे अंडर रूट एक्स वाई जेड। अगर तीनों सतहों का क्षेत्रफल, जो पार्श्व सतहें हैं उनका क्षेत्रफल अगर दिया हो तो उन तीनों का गुणा करके उनका वर्गमूल निकालने पर हमें आयतन मिल जाता है। ये v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड। अच्छा, अगर इसी में हमसे ये कह देता कि इसकी लंबाई क्या होगी, पूछ सकता था। तो इसकी लंबाई क्या होगी जरा देखिए, यहाँ से LBH बराबर क्या गया है। मान लो इसी में क्वेश्चन होता कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप कहते LBH बराबर आ गया है भैया अंडर रूट एक्स वाई जेड। L पूछ रहा है तो L बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड बाई BH। अब BH का मान क्या है देख लीजिए, यहाँ से y है, सो आप ऐसा बोल देते अंडर रूट एक्स वाई जेड बटा y, और y से ये y काटते तो यहाँ अंडर रूट आ जाता। सो आंसर आ जाता अंडर रूट जेड एक्स बाई वाई। देखिए मैं एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूँ, हमारा आशय ये नहीं है कि ठीक ऐसा ही सवाल होगा, मेरा आशय है कि इस तरह का सवाल हो सकता है और उसे आपको लगा लेना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आई थिंक आ जाएंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए, अगली बात आ जाएगी घन की, जिसे इंग्लिश में हम क्यूब कहेंगे। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। मैं एक परिभाषा लिखता हूं और इस परिभाषा में आपकी सारी जिज्ञासाओं का अंत हो जाएगा। मैंने लिखा घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी
सभी फलकें समान होती हैं या सभी भुजाएं समान होती हैं। दैट्स इट। मीन्स L बराबर होगा B बराबर होगा H के, और इन सब की जगह पे आप A लिख दीजिए। ओके, इन सब की जगह पे आप A लिख दीजिए, और सारे सूत्र जो अभी तक हम बना के लाए हैं, जैसे आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन, आप आगे लिख लीजिएगा। चूंकि हेडिंग पड़ी है घन तो घन ही होगा। फिगर बनाने की भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, ये थोड़ा ऐसा बनाइए कि सब डिब्बी बराबर आ जाए, ऐसा लगभग घन बनाने की कोशिश की है। तो इसका आयतन क्या होगा, तो घनाभ का क्या था, L था, B था, H था। यहाँ पर इन तीनों में ही हम A रखेंगे। दैट मीन्स A इंटू A क्यूब, जिसे आप कहते हैं भुजा क्यूब। ओके, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि घनाभ का मैं लिख ही देता हूँ, घनाभ का TSA टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL पीछे पढ़ाया है। वैसे आपको ये खुद ही करना चाहिए। LB प्लस BH प्लस HL, तो L बराबर B बराबर H, सबकी जगह पे आप क्या रख दें, A, यहाँ लिख दें पुटिंग। सो टोटल सरफेस एरिया बनेगा घन का 2, यहाँ A इंटू A स्क्वायर, यहाँ A इंटू A स्क्वायर, यहाँ A इंटू A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर मीन्स 6 इंटू A स्क्वायर, 6 इंटू A स्क्वायर। 6 फलकों का टोटल 6A स्क्वायर, यानी एक फलक का A स्क्वायर, राइट। विकर्ण, डायगोनल, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, फिर पुटिंग L इक्वल टू A, B इक्वल टू A, C इक्वल टू A, तो A स्क्वायर दैट इज A अंडर रूट 3। इट इज कॉल्ड भुजा रूट 3। घन खत्म हुआ, घनाभ खत्म हुआ। एक एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद हम क्लास को बंद करते हैं। देखिएगा 10 गुणा 10 गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में 10 गुणा 10 गुणा 5 यानी 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर। 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर ऊंचा है। 10 गुणा 10 गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ 10 गुणा 10 गुणा 5 मीटर लंबाई के कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ की माप क्या होगी। बहुत आसानी से जानते हो, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम। D बराबर अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विकर्ण होगा। कल आप लोगों के 1 से लेकर के 25 नंबर तक की प्रॉब्लम्स होमवर्क हैं। आप अभी पूछेंगे नहीं, सिर्फ आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 1 to 25 होमवर्क हैं RS अग्रवाल से। थैंक यू सो मच।